सलाम मसनून, आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज के इस ख़ास एपिसोड में उर्दू ज़बान की इब्तिदा के मुतालिक जितने भी नज़रियात हैं उनको हम एक साथ आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। जैसे दक्कन में उर्दू का नज़रिया किसने पेश किया और इस ज़िम्न में उन्होंने क्या दलाइल दिए हैं। सिंध में उर्दू की पैदाइश का नज़रिया पेश करने वाले मुहक्किक का नाम क्या है और उनके दलाइल कौन कौन से हैं। इसी की तरह दिल्ली और पंजाब में भी उर्दू की पैदाइश का नज़रिया बयान किया गया है। उनके मुहक्किकीन की क्या आरा रही है, क्या ख़यालात है, क्या नज़रियात है। इन तमाम ही आरा और ख़यालात को आज के इस लेसन में हम आपके सामने पेश करने वाले हैं। मुमकिन है इब्तिदाई मालूमात आपको बोझल मालूम हो, लेकिन जैसे जैसे आप लेसन को सुनते जाएंगे तो उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुतालिक आपकी कन्फ्यूज़न दूर होती चली जाएंगी और यूपीएससी उर्दू ऑप्शनल में जो इख्तियारी मज़मून उर्दू है, साथ ही साथ नेट एग्ज़ाम हो, सेट हो, पेट हो या रेट हो या फिर सीटैट हो, टीटी हो, इन तमाम ही इम्तिहानात में उर्दू ज़बान के मुतालिक या उर्दू ज़बान की पैदाइश के मुतालिक जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप उन क्वेश्चन को समझकर हल करने की पोजीशन में आ जाओगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, जो कि बेस्ड है उर्दू ज़बान की तारीख़ के हवाले से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि उर्दू जो है वो एक हिंदुस्तानी ज़बान है जो कि बहुत ही आला म्यार की ज़बान है और उर्दू को हिंदुस्तान की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान की हैसियत हासिल है। जी हाँ, उर्दू को हिंदुस्तान की 6 रियासतों में दफ्तरी ज़बान की हैसियत हासिल है। इसी के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है, जो भारत का आइन है, उसके मुतालिक उसमें जो 22 दफ्तरी ज़बान है उसमें उर्दू को शामिल किया गया है। और अगर बात की जाए सेंसस की तो 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक उर्दू को बतौर मादरी ज़बान के 5% हिंदुस्तानी लोग बोलते हैं। यानी पूरे हिंदुस्तान में जितने भी बाशिंदे हैं उनमें 5% अफराद उर्दू ज़बान को मादरी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इस एंगल से देखा जाए तो हिंदुस्तान की 6ठी बड़ी ज़बान उर्दू है। जी हाँ, बड़ी ज़बानों में 6ठा नंबर उर्दू का आता है पूरे हिंदुस्तान में। और तारीख़ी एतबार से देखा जाए तो उर्दू ज़बान एक मज़हब से वाबस्ता है, यानी कि मुस्लिम आबादी कसरत के साथ उर्दू ज़बान को बोलती हुई नज़र आती है हिंदुस्तान में। उसके बाद उर्दू ज़बान को जो पहचान और तरक्की मिली उसके असबाब पर हम गौर करते हैं तो हमें मालूम होता है कि जब बरतानवी दौर में अंग्रेज़ हुक्मरानों ने फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी के साथ शुमाली हिंदुस्तान के इलाकों, यानी जो हिंदुस्तान का ऊपरी हिस्सा है, जो शुमाली हिस्सा है, यानी जम्मू और कश्मीर में सन 1846 और पंजाब में सन 1849 में उर्दू ज़बान को फ़ारसी की बजाय अंग्रेज़ी के साथ उर्दू ज़बान को दफ्तरी ज़बान के नाफिज कर दिया। यानी पहले फ़ारसी ज़बान का गलगला था, फ़ारसी ज़बान का डंका और शोरा हुआ करता था, मगर सन 1846 में जम्मू और कश्मीर में और सन 1849 में पंजाब में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फ़ारसी की बजाय उर्दू को दफ्तरी ज़बान, यानी जो हुकूमत के काम काज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्री वर्क होते हैं, जो पेपर्स होते हैं, उसको उर्दू में राइज करने का ऐलान कर दिया था। इसके अलावा खलीजी, यूरोपी और एशियाई और अमरीकी इलाकों में, यानी खलीजी ममालिक है, यूरोपीय ममालिक है, एशियाई ममालिक है और अमरीकी इलाकों में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद आबाद है। अब तक हम बात कर रहे थे हिंदुस्तान की, जहाँ पर 5% लोग उर्दू बोलते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ खलीजी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में, एशियाई ममालिक में और अमरीकी इलाकों में उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी तादाद
आबाद है, जो बुनियादी तौर पर जनूबी एशिया से कूच करने वाले अहले उर्दू है। 1999 के आदाद व शुमार के मुताबिक उर्दू ज़बान के मजमूई मुतकल्लिमीन की तादाद 10 करोड़ 60 लाख के लगभग थी। यानी जो आज से अगर 20 साल पहले की बात की जाए, 1999 में उर्दू बोलने वालों की एक तादाद निकाली गई थी, एक आंकड़ा निकाला गया था, एक सर्वे किया गया था, तो उस वक्त पूरी दुनिया में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग उर्दू ज़बान बोला करते थे। इस एतबार से देखा जाए तो ये दुनिया की 9वीं बड़ी ज़बान हो जाती है। तो ये मकाम है उर्दू का, ये अहमियत है उर्दू को कि उर्दू सिर्फ महाराष्ट्र ही में नहीं, सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, सिर्फ एशिया ही में नहीं, बल्कि एशियाई ममालिक के साथ साथ यूरोप में, यूएसए में और खलीजी ममालिक में डंके की चोट पर बोली जाती है। उर्दू का बाज़ औक़ात हिंदी के साथ मवाजना किया जाता है, यानी जो मवाजना किया जाता है उर्दू का वो बाज़ मरतबा हिंदी के साथ किया जाता है। लेकिन कुछ बुनियादी फ़र्क है, कुछ डिफरेंस है, उससे हम जान लेते हैं। उर्दू और हिंदी में बुनियादी फ़र्क ये है कि उर्दू नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है, यानी उर्दू को जो लिखने का तरीका है वो ख़त नस्तालिक है। बहुत सारे ख़त उर्दू में भी राइज है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम जो ख़त इस्तेमाल करते हो ख़त नस्तालिक, यानी जो आपको अभी स्क्रीन पर लिखी हुई उर्दू नज़र आ रही है, ये जो रस्मुल ख़त है ये ख़त नस्तालिक है। और अरबी और फ़ारसी अल्फाज इस्तेमाल करती है। यानी पहला फ़र्क क्या है कि हम ख़त नस्तालिक में लिखते हैं, उसके बाद अरबी के और फ़ारसी के अल्फाज कसरत के साथ उर्दू में इस्तेमाल हुए हैं। जबकि हिंदी ज़बान देवनागरी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है और इसमें अरबी और फ़ारसी के नहीं बल्कि संस्कृत के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। कुछ माहिरीन लिसानियात उर्दू और हिंदी को एक ही ज़बान की दो म्यारी सूरतें गर्दानते हैं, यानी ज़बान एक ही है लेकिन उनकी दो म्यारी सूरतें अलग अलग है। पहली सूरत का नाम उर्दू है, दूसरी सूरत का नाम हिंदी है, मगर दिगर माहिरीन इन दोनों को माशुल लिसानी तफरुक़ात की बुनियाद पर अलग अलग समझते हैं। बल्कि हकीकत यह है कि हिंदी उर्दू से निकली है। जी हाँ, बहुत सारे माहिरीन जो लिसानियत के माहिरीन है उनका ये मानना है कि जो हिंदी ज़बान है वो उर्दू ज़बान से निकली है। इस तरह अगर उर्दू और हिंदी ज़बान को एक समझा जाए तो ये दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान बन जाती है। अभी हमने आपसे कहा था कि खलीजी ममालिक में, यूरोपीय ममालिक में, एशियाई ममालिक में और अमेरिका के इलाकों को मिला लिया जाए तो ये दुनिया की 9वीं बड़ी ज़बान बन जाती है। मगर माहिरीन लिसानियात के इन मज़कूरा दलाइल को तस्लीम कर लिया जाए, हिंदी और उर्दू को एक ज़बान समझ लिया जाए तो उर्दू दुनिया की चौथी बड़ी ज़बान का दर्जा हासिल कर लेती है। उर्दू ज़बान बावजूद दुनिया की नई ज़बानों में से होने के बावजूद अपने पास म्यारी और वसी ज़ख़ीरे अदब रखती है। यही इसकी ख़ास बात है कि इसका अरसा भले ही महदूद हो लेकिन एक बुलंद बाला म्यार है, वसी ज़ख़ीरे अदब है, अल्फाज का अंबार है, शीरीनी है, जाज़बियत है, अट्रैक्टिव पन इसमें पाया जाता है। ख़ासकर जुनूबी एशियाई ज़बानों में उर्दू अपनी शायरी के हवाले से जानी जाती है। अब उर्दू के हवाले से कुछ बुनियादी नॉलेज हम देख लेते हैं कि उर्दू किस ज़बान से ये लफ्ज़ अख़ज़ किया गया है। ये एक तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है उर्दू, यानी हम कैसे लिखते हैं अलीफ़ रा दाल वाव, लेकिन तुर्कों में उर्दू इस तरह से लिखते हैं अलीफ़ वाव रा दाल वाव, जिसके माना होते हैं लश्कर के, फ़ौज के। तो तुर्की ज़बान का जो लफ्ज़ है उर्दू या फिर उर्दा, उसी से लफ्ज़ निकला है उर्दू। अब इसे तुर्की ज़बान में क्यों उर्दू ज़बान को उर्दू कहा जाता था, ये उर्दा कहा जाता था? तो जैसा कि अभी हमने बताया इसके माना लश्कर या फ़ौज के होते थे। तो आम तौर से पहले जो फ़ौज के अफराद थे उन्होंने इस ज़बान को बोलना शुरू किया।
यानी ये लश्करी ज़बान थी, ये फ़ौज की ज़बान थी, ये कैंप की ज़बान थी, ये किनारे रहने वाले बाशिंदों की ज़बान थी, ये शहरी ज़बान नहीं थी। इसे सरहद के लोग बोला करते थे, इसे फ़ौज के लोग बोला करते थे। लेकिन ये किस कदर सॉलिड बात है, ये किस कदर अहम बात है कि जो ज़बान पहले बाज़ारी थी, जो ज़बान पहले लश्करी थी, जो ज़बान पहले सरहदी थी, जो ज़बान पहले फ़ौजी कैंप में बोली जाती थी, उसने अपने म्यार का लोहा इस तरह मनवाया कि शाही रोज़नामचे उर्दू ज़बान में लिखे जाने लगे। पहले बादशाहों की ज़बानें पर्शियन लैंग्वेज हुआ करती थी, मगर उर्दू की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र फ़ारसी को दफ्तरी ज़बान से खारिज कर दिया गया और उर्दू को नाफिज कर दिया गया। ये उर्दू के हवाले से बहुत ही तारीख़ी हकीकत है, बहुत ही बड़ी बात है कि उर्दू ने बहुत ही कम समय में अपना लोहा किस तरह से मनवाया था। तुर्क ज़बान से उर्दू में बहुत कम अल्फाज आए हैं। अरब तुर्क अल्फाज उर्दू में पहुंचकर फ़ारसी किस्म के बन गए हैं। अब तुर्की के जो अल्फाज है जब उर्दू में आए तो फ़ारसी किस्मों के बन गए। कैसे? जैसे आप इस ता को देखिए, जब हम इस गोल ता को इस्तेमाल करते हैं तो वो कायदे के मुताबिक हा में तब्दील हो जाता है। जैसे ताए मरबूता, जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो वो गोल हा बन जाता है, यानी ते को हा में बदल दिया जाता है। अरबी का इस खित्ते में अमल दखल उस वक्त शुरू हुआ जब पहले 1000 साल के आखिरी दौर में अरबों ने बर्रे सगीर के कुछ इलाक़ों में बतौर फ़ाते कदम जमाया, जबकि कुछ सदियों बाद वस्ती एशिया के अफ़गान तुर्क फ़ारसी मुतकल्लिम बादशाहों ने फ़ारसी ज़बान को इस खित्ते में मुतारिफ़ कराया। इन बादशाहों में सुल्तान महमूद गज़नवी काबिल ज़िक्र है। दिल्ली की तुर्क अफ़गान सल्तनत ने सबसे पहले फ़ारसी को शुमाली हिंदुस्तान की दफ्तरी ज़बान करार दिया। फिर उनकी पैरवी करते हुए मुग़लों ने भी इसे 16वीं से 18वीं सदी तक इसी हालत में बरकरार रखा, कायम रखा, जारी रखा। यूँ सदियों तक फ़ारसी ज़बान ने जुनूबी एशिया में अपने कदम मजबूती से जमाए रखे। इस तरह इसने हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। यानी यहाँ पर राइटर क्या बोलना चाह रहे हैं कि अरबी का इस खित्ते में अमल दखल उस वक्त शुरू हुआ जब पहले 1000 साल के आखिरी दौर में, यानी सन ईस्वी 1000 में अरबों ने बर्रे सगीर के कुछ इलाक़ों में बतौर फ़ाते कदम जमाया। आप इसके लिए तारीख़ को पढ़िए। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आए हैं, यहाँ पर महमूद गज़नवी आए हैं, यहाँ पर गौरी आए हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग फ़ातिहीन, अलग अलग हुक्मरां, अलग अलग सलातीन ने हिंदुस्तान को अपनी आमाजगाह बनाया है। एक बड़ी तारीख़ है। बुदैल बिन तैफ़ा आए हैं, अब्दुल्ला इब्न निभान आए हैं, और फिर खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में एक पूरा काफ़िला आया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में यहाँ पर सहाबे किराम बतौर तिजारत के केरला की मालाबार साहिल पर तशरीफ़ लाए हैं। तो एक वसी तारीख़ है, आप उसको पढ़िए। तो पहले 1000 साल में, यानी ईस्वी 1000 में, जब अरबों के और बर्रे सगीर के बाशिंदों के ताल्लुकात वसी होते गए, मरासिम मजबूत होते गए, तो यहाँ पर फ़ारसी ज़बान का आगाज़ हुआ, जिसे जो दिल्ली की तुर्क अफ़गान सल्तनत थी उसने हिंदुस्तान की दफ्तरी ज़बान बना दिया, और उसी दफ्तरी ज़बान को मुग़लों ने 16वीं से 18वीं सदी तक के कायम रखा। उर्दू ज़बान को हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ ख़ास किया जाता है और इसी हवाले से कई नज़रियात भी कायम किए गए हैं। जैसे मुमताज़ मुहक्किक हाफिज़ महमूद शेरानी के नज़दीक ये ज़बान महमूद गज़नवी के अदवार में पंजाब में पैदा हुई। देखिए, पहला नज़रिया निकल कर सामने आ रहा है कि हाफिज़ महमूद शेरानी के नज़दीक ये ज़बान महमूद गज़नवी के दौर में पंजाब में पैदा हुई, जब फ़ारसी बोलने वाले सिपाही पंजाब में बस गए। अब आप पंजाब देख रहे होंगे,
और आज का मैप आपकी निगाहों के सामने हिंदुस्तान का आ रहा होगा, पंजाब का वो खित्ता आ रहा होगा। लेकिन ये जिस पंजाब की बात की जा रही है ये आज का पंजाब नहीं है। इसमें सिंध के इलाके शामिल थे, इसमें सरहदी सूबे के इलाके शामिल थे। जैसे जैसे हमारा ये लेसन आगे बढ़ता जाएगा, आप पंजाब की सरहदों को अपनी आंखों के सामने महसूस करोगे और उर्दू के निकलने वाले नज़रियात पर आपकी कमांड मजबूत से मजबूत तर होती चली जाएंगी। तो हाफिज़ महमूद शेरानी का ये मानना था कि महमूद गजनवी के जो फ़ौजी थे, जब वो पंजाब में रहने लगे, बसने लगे, तो यहाँ पर पर्शियन लैंग्वेज से उर्दू ज़बान की पैदाइश अमल में आई। उनके नज़दीक यानी महमूद शेरानी के नज़दीक ये फ़ारसी मुतकल्लिमीन यानी फ़ारसी बोलने वाले 200 सालों तक दिल्ली फ़तेह करने से पहले वहाँ आबाद रहे। यानी दिल्ली फ़तेह होने से पहले तक 2 सदियों तक, 200 सालों तक इनके सिपाही पंजाब में मौजूद रहे, पंजाब में आबाद रहे। इस तरह पंजाबी और फ़ारसी ज़बानों के इख्तिलात से, दोनों ज़बानों के मेल मिलाप से उर्दू ज़बान का वजूद हुआ, उर्दू ज़बान का जन्म हुआ। फिर एक आध सदी बाद जब इस नई ज़बान का अधगुंदा ख़मीर दिल्ली पहुंचा, तब वहाँ इसने मुकम्मल ज़बान की सूरत इख्तियार किया। वो दिल्ली किस तरह पहुंचा कि दिल्ली फ़तेह हुई और फिर यहाँ के सिपाही, यहाँ के लश्कर के अफराद दिल्ली में काबिज़ हो गए। तो फिर दिल्ली में जाकर उसने मुकम्मल ज़बान की सूरत इख्तियार की। इस हवाले से उन्होंने पंजाबी और उर्दू ज़बान में कई मुमासलतें भी पेश की है, कई यकसानियत उन्होंने पेश की है पंजाबी और उर्दू ज़बान में, और ये दलील पेश की है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है। ये उनका नज़रिया था। शेरानी के इस नज़रिए को पंजाब में उर्दू नामी मकाले में लिखा गया है। ये उनकी बड़ी अहम किताब है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक मर्तबा आप इस किताब को ज़रूर पढ़ लें। तो पंजाब में उर्दू नामी किताब में शेरानी साहब ने इस नज़रिए को लिखा है, जिसने उर्दू ज़बान दानों में काफ़ी शोहरत पाई है और आज वो निसाब का हिस्सा भी है। और इसी को देखकर बहुत से मुहक्किकीन ने मुसलमानों की आमद से उर्दू के आगाज़ को जोड़ना शुरू किया। इस तरह दक्कन में उर्दू, गुजरात में उर्दू, सिंध में उर्दू, बंगाल में उर्दू, हत्ता के बलूचिस्तान में उर्दू के नज़रियात भी निकल कर हमारे सामने आए हैं। बरतानवी राज में फ़ारसी की बजाय हिंदुस्तानी को फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था। यानी फ़ारसी रस्मुल ख़त में फ़ारसी के बजाय हिंदुस्तानी को फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था। अब ये हिंदुस्तानी क्या है? हमारा सबक जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, हिंदुस्तानी, हिंदवी, रेख्ता, लश्करी, दहलवी, उर्दू, इसके जो पसे पर्दा राज है वो मुनकशिफ होते चले जाएंगे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौर में फ़ारसी के बजाय हिंदुस्तानी ज़बान को फ़ारसी रस्मुल ख़त में लिखा जाता था और हिंदू मुस्लिम दोनों इस पर अमल करते थे। यानी ये किसी मज़हब की ज़बान नहीं थी, बल्कि हिंदू भी और मुस्लिम भी दोनों पर्शियन स्क्रिप्ट में हिंदुस्तानी ज़बान को लिखते थे। लफ्ज़ उर्दू को शायर ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने 1780 के आसपास सबसे पहले इस्तेमाल किया। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू किसने इस्तेमाल किया, तो शायर ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी ने सबसे पहले लफ्ज़ उर्दू को इस्तेमाल किया। लफ्ज़ उर्दू तुर्क ज़बान से निकल कर आया है, उर्दू या उर्दा से, जिसके माना होते हैं लश्कर के या फ़ौज के। इसे कब इस्तेमाल किया गया? तो सन 1780 के आसपास लफ्ज़ उर्दू का इस्तेमाल हुआ। 13वीं से 18वीं सदी तक उर्दू को आमतौर पर हिंदी के नाम से पुकारा जाता रहा है। अब आपने इससे पहले महसूस किया कि सन ईस्वी 1000 साल के बाद से पर्शियन लैंग्वेज को लागू कर दिया गया मुख्तलिफ़ हुक्मरानों के दौर में, और फिर जो दिल्ली की तुर्क सल्तनत थी उसने उसे दफ्तरी ज़बान बना दिया। फिर मुग़लों ने उसे 16वीं से 18वीं सदी तक कायम रखा। लेकिन यहाँ तो 1780 यानी 18वीं सदी की बात की जा रही है। तो फिर 18वीं सदी से पहले
उर्दू किस नाम से याद की जाती थी, उर्दू को क्या कहकर पुकारा जाता था, तो उसी ग्रह को यहाँ पर खोला जा रहा है कि उर्दू को 13वीं से 18वीं सदी तक, क्योंकि सन 1780 में पहली दफ़ा इस्तेमाल हुआ, तो इससे पहले उर्दू को हिंदी के नाम से पुकारा जाता था। इसी तरह इस ज़बान के कई दूसरे नाम भी थे, जैसे हिंदवी, रेख्ता, दहलवी, लश्करी, हिंदुस्तानी, ये सब ज़बान उर्दू ही के थे। उर्दू इसी तरह इलाक़ाई ज़बान बनी रही। फिर सन 1837 में फ़ारसी की बजाय इसे अंग्रेज़ी के साथ दफ्तरी ज़बान का दर्जा दिया गया। आप देख सकते हैं आज के दौर में जो दफ्तरी ज़बान है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आप किसी भी नोट को उठाइए और पीछे जो 14 ज़बानें आपको नज़र आएंगी, जैसे 100 की नोट, तो 100 रुपया जो लिखा होता है वो दफ्तरी ज़बान कहलाती है, तो उसमें उर्दू भी शामिल है और ये भारतीय आइन में भी शामिल है। इसीलिए उर्दू ज़बान में यूपीएससी में जो ज़बान का पेपर होता है उसमें उर्दू ज़बान भी शामिल की गई है और उर्दू को बतौर ऑप्शनल सब्जेक्ट के भी हम ले सकते हैं। इसके हवाले से मज़ीद लेक्चर चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। उर्दू ज़बान को बरतानवी दौर में अंग्रेज़ों ने तरक्की दी ताकि फ़ारसी की अहमियत को ख़त्म किया जा सके। उर्दू को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तरक्की दी, जैसे फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया कलकत्ता में, लॉर्ड वेल्ज़ली के ज़रिए से। जॉन गिलक्रिस्ट उसके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट थे, उन्होंने खुद हिंदुस्तानी लुगत नामी किताबें लिखी, ग्रामर के हवाले से उन्होंने बहुत सारी कोशिशें की। मीर अमन दहलवी है, हैदर बख्श है, बहुत सारे राइटर हैं जिन्होंने वहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दी है। उस पर भी लेक्चर अवेलेबल है, आप जाकर चैनल में देख सकते हैं। इसी के साथ अब हम अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं।